आज की हमारी चर्चा में स्वागत है। आज हम फ्रांज काफ्का की बहुत ही मशहूर कहानी द मेटामॉर्फोसिस की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास इयान जॉनस्टन का अंग्रेजी अनुवाद है, उसी के कुछ अंशों पर बात करेंगे। हाँ, काफ्का की ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल। तो सोचिए जरा, ग्रेगर सैम्सा नाम का एक सेल्समैन है। रोज की तरह सुबह उठता है, पर आज कुछ अलग है। वो पाता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल गया है। हाँ, और ये कोई सपना नहीं है, ये उसकी नई भयानक हकीकत है। और यहीं से कहानी हमें अलगाव, परिवार के दबाव और जो मॉडर्न जिंदगी की एक कह सकते हैं बेतुकीपन है, उन सब चीजों में ले जाती है। सही कहा। और कहानी की शुरुआत ही मतलब चौंकाने वाली तो है ही, पर ग्रेगर का जो पहला रिएक्शन है वो और भी ज्यादा हैरान करता है। बिल्कुल, मतलब वो अपने इस बदले हुए रूप को देखता है, वो सख्त पीठ, भूरा पेट, वो कांपते हुए पतले पतले पैर, पर उसका ध्यान इस पर कम है। हाँ, वो ज्यादा परेशान किस बात से है कि उसकी ट्रेन छूट गई। सुबह के 6:30 बज गए हैं, अलार्म सुना नहीं उसने। हाँ, और बॉस क्या कहेगा? उसे अभी 5-6 साल और काम करना है माँ बाप का कर्जा चुकाने के लिए। मतलब इतनी बड़ी घटना हो गई है और दिमाग में वही रोजमर्रा की चिंताएं चल रही हैं। ये कमाल का मतलब विरोधाभास है ना? एक तरफ इतना बड़ा बदलाव और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी चिंताएं। शायद ये दिखाता है कि वो पहले से ही कितना दबा हुआ था अपनी जिंदगी के बोझ तले। हाँ, बिल्कुल। और फिर जब उसकी माँ दरवाजा खटखटाती है 6:45 बजे, वो जवाब देने की कोशिश करता है, पर आवाज हाँ, वो आवाज वो भी बदल गई है। पूरी तरह से, मतलब है तो उसी की आवाज, पर नीचे से एक दर्द भरी चीख जैसी मिली हुई है उसमें। शब्द समझ ही नहीं आते और उसे खुद हैरानी होती है अपनी आवाज पर। पर उसकी चिंता फिर वही है कि घर वाले क्या सोचेंगे। वो इसे छुपाने की कोशिश करता है। हाँ, वो सोचता है बीमार होने का बहाना बना लूं, पर फिर याद आता है, अरे मैं तो 5 साल में कभी बीमार ही नहीं पड़ा। तो बहाना भी मुश्किल है। हाँ, और वो दरवाजा बंद रखता है। ये आदत उसने अपनी यात्राओं से सीखी थी कि होटल के कमरे हमेशा बंद रखो। ये छोटी छोटी बातें उसके अलगाव को दिखाती हैं कि वो अपने परिवार से भी कितना कटावा महसूस कर रहा था अपनी सच्चाई को लेकर। और ये अलगाव और बढ़ जाता है जब ऑफिस से कौन आता है, मैनेजर खुद आ जाता है। हाँ, मैनेजर का आना मतलब सिर्फ एक व्यक्ति का आना नहीं है, वो उस पूरे सिस्टम का प्रतीक है जिसने ग्रेगर को बस एक मशीन का पुर्जा बना दिया था। और मैनेजर की बातों में कोई हमदर्दी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सिर्फ शक है, आरोप है कि तुम लापरवाह हो, शायद पैसे का कोई मामला है, तुम्हारी नौकरी खतरे में है। मतलब वो ग्रेगर की हालत समझने की कोशिश भी नहीं करता। पिता भी वहां है, बहन भी है। माँ बेचारी सफाई देने की कोशिश करती हैं कि देखो वो कितना मेहनती है, रात में कभी बाहर नहीं जाता। हाँ, वो कहती हैं कि वो तो घर पर बैठकर बस लकड़ी का काम करता रहता है, फ्रेट वर्क। लेकिन मैनेजर पर कोई असर नहीं। दिलचस्प ये है कि ग्रेगर दरवाजे के पीछे से अपनी उस बदली हुई भयानक हालत में भी मैनेजर को सफाई देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो कह रहा है मैं अभी आता हूँ, मैं वफादार हूँ। ये मतलब संवादहीनता का एकदम चरम है। बिल्कुल। और फिर वो पल आता है जब ग्रेगर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। ओहो हाँ, वो सीन अपने मुंह से चाबी घुमाने की कोशिश करता है। कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, और मुंह से वो भूरा सा तरल भी टपकता है। दरवाजे के बाहर सब सुन रहे हैं, उन्हें लगता है चाबी घूम रही है, और फिर दरवाजा खुलता है और सामने ग्रेगर कीड़े के रूप में। हाँ, और जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सब कुछ बदल देती हैं। मैनेजर चीखता है ओ, और पीछे हट जाता है। माँ का क्या होता है? माँ पहले तो बिखरे बालों के साथ पिता की ओर देखती हैं, फिर 2 कदम आगे बढ़ती हैं और बेहोश होकर गिर जाती हैं। बाप रे। और पिता? पिता की प्रतिक्रिया बहुत अहम है। वो पहले मुट्ठी भींचते हैं, एकदम गुस्से वाला भाव आता है चेहरे पर। फिर वो अनिश्चितता से लिविंग रूम में देखते हैं, आंखों पर हाथ रखते हैं और रोने लगते हैं। रोने लगते हैं? हाँ, ये सिर्फ डर या घृणा नहीं है, इसमें शायद उस बोझ से मुक्ति की एक छिपी हुई अनजानी सी भावना भी है। ग्रेगर जो कमाऊ बेटा था, वो बोझ अब एक राक्षसी कीड़े में बदल गया है। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। और फिर पिता का वो रूप, वो एकदम हिंसक हो जाते हैं। हाँ, वो मैनेजर का बेंत उठाते हैं, अखबार उठाते हैं और ग्रेगर को वापस कमरे में धकेलने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई जंगली जानवर हो। वो फुफकारते हैं जोर जोर से। और ग्रेगर बेचारा पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नए शरीर में ठीक से चल भी नहीं पा रहा। बिल्कुल, और पिता उसे जबरदस्ती दरवाजे से अंदर धकेल देते हैं।
इस धक्का मुक्की में ग्रेगर घायल हो जाता है, एक तरफ से खून बहने लगता है, दरवाजा जोर से बंद होता है। ये सिर्फ उसे एक कमरे में बंद करना नहीं था, ये तो जैसे उसे परिवार से, इंसानी दुनिया से ही बाहर धकेल देना था। हाँ, यहीं से ग्रेगर की असल कैद शुरू होती है। शाम को जब उसे होश आता है, वो दर्द में है, एक पैर जख्मी है। तभी वो देखता है दरवाजे पर एक कटोरा रखा है, मीठा दूध और ब्रेड के टुकड़े। जो उसे पहले बहुत पसंद था, है ना? हाँ, दूध उसका पसंदीदा था, लेकिन अब विडंबना देखिए, उसे वो दूध जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसे खाने में भी मुश्किल होती है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ बाहर से नहीं बदला, अंदर से भी बदल चुका है। उसकी जरूरतें, उसकी पसंद, सब कुछ। लेकिन कोई तो है जो शुरू में थोड़ी कोशिश करता है उसे समझने की, उसकी बहन ग्रेटा। हाँ, ग्रेटर। वो अगली सुबह आती है, देखती है दूध वैसे ही रखा है, तो वो उस कटोरे को ले जाती है और पता है क्या लाती है? क्या? सड़ी हुई सब्जियां, पुरानी हड्डियों पर लगा थोड़ा मांस, एक पनीर का टुकड़ा जो ग्रेगर को 2 दिन पहले खराब लगा था, सूखी ब्रेड, मतलब बचा खुचा बासी खाना। और ग्रेगर इन्हें बड़े चाव से खाता है, खासकर वो पनीर। ताज़ा खाना उसे अच्छा नहीं लग रहा। ग्रेटे का ये कदम शुरू में सहानुभूति जैसा लगता है। वो उसकी नई ज़रूरतों को समझ रही है। हाँ, वो कमरा साफ भी करती है। हाँ, पर ग्रेगर को सोफे के नीचे छिपना पड़ता है ताकि बहन उसे देखकर डरे नहीं। एक रूटीन सा बन जाता है। बहन सुबह और दोपहर में आती है, खाना रखती है, सफाई करती है, लेकिन ये देखभाल भी धीरे धीरे कह सकते हैं एक बोझ बनने लगती है। परिवार के बाकी लोग उससे सीधे नहीं मिलते? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी जानकारी ग्रेटे के जरिए ही मिलती है, और ग्रेटे की टिप्पणियां भी बदलने लगती हैं। कभी कहती है आज उसे अच्छा लगा, तो कभी कहती है अब सब कुछ फिर से रुक गया है। मतलब उसका भी सब्र जवाब दे रहा है। और इसी दौरान घर की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है ना? हाँ, पिता बताते हैं कि कुछ पुरानी बचत है, थोड़ा ब्याज आता है और थोड़ा पैसा वो है जो ग्रेगर ने कमाकर बचाया था। पर वो पैसा जीने के लिए काफी नहीं है, अब सबको कमाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा झटका होता होगा परिवार के लिए। पिता जो 5 साल से घर बैठे थे, मोटे हो गए थे। हाँ, उन्हें काम करना होगा। माँ जिन्हें अस्थमा है, उन्हें भी शायद कुछ करना पड़े। और 17 साल की ग्रेटर जो अब तक आराम की जिंदगी जी रही थी, अच्छे कपड़े पहनना, देर तक सोना, वायलिन बजाना, उसे भी अब काम ढूंढना होगा। तो ग्रेगर जो कभी परिवार का सहारा था, अब एक बोझ बन गया है, आर्थिक बोझ भी। बिल्कुल। और ये आर्थिक दबाव परिवार के रवैये को और बदलता है। ग्रेगर खिड़की के पास कुर्सी रखकर बाहर देखने की कोशिश करता है, कुछ सुकून पाने के लिए। धुंधला ही सही, पर बाहर की दुनिया। पर अब वो धीरे धीरे और अलग होता जा रहा है। हाँ, वो दीवारों पर, छत पर रेंगना शुरू कर देता है। उसे छत से लटकना पसंद आने लगता है। ये एक तरह से उसकी नई पहचान को स्वीकारना है, लेकिन परिवार के लिए ये उसके और ज्यादा अमानवीय होने का सबूत बन जाता है। और यहीं पर वो फर्नीचर हटाने वाला सीन आता है। हाँ, ग्रेटे को लगता है कि ग्रेगर को रेंगने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो वो माँ की मदद से कमरा खाली करने का सोचती है जब पिता घर पे नहीं होते। माँ थोड़ा हिचकिचाती है ना? हाँ, माँ को लगता है कि अगर सारा फर्नीचर हटा दिया तो ये ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने ग्रेगर के वापस इंसान बनने की सारी उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन ग्रेटे अब ज्यादा कह सकते हैं आत्मविश्वास से भरी है, थोड़ी कठोर भी। और ग्रेगर ये सब सुन रहा होता है। हाँ, और उसे अचानक महसूस होता है कि नहीं, उसे अपना इंसानी अतीत नहीं खोना है। ये फर्नीचर, ये चीजें जरूरी हैं। और वो दीवार पे टंगी अपनी पसंदीदा तस्वीर, जिसमें एक फर पहने महिला है, उस पर जाके चिपक जाता है उसे बचाने के लिए। ये जैसे उसके अंदर के इंसान की आखिरी कोशिश है। बिल्कुल। लेकिन तभी माँ कमरे में आती हैं और उसे दीवार पर चिपके हुए देख लेती हैं। और वो डर जाती हैं। बुरी तरह चीख कर बेहोश हो जाती हैं। ग्रेटे माँ को होश में लाने भागती है। कोई दवा की बोतल गिरकर टूट जाती है, उसके कांच से ग्रेगर थोड़ा घायल भी हो जाता है। और तभी पिता घर आ जाते हैं। ओहो, बिल्कुल गलत समय पर। हाँ, ग्रेटे घबराहट में चिल्लाती है, ग्रेगर छूट गया है। पिता सोचते हैं कि ग्रेगर ने माँ पर हमला किया है, और पिता का रूप भी अब बदला हुआ है। वो सीधे खड़े हैं, बैंक की टाइट नीली वर्दी पहने हुए, बाल सलीके से बने हुए, आंखों में एक तेज नजर, जैसे उन्होंने फिर से घर की कमान संभाल ली है, पर एक ज्यादा कठोर रूप में। और वो गुस्से में है, बहुत ज्यादा। और फिर आता है कहानी का एक और भयानक मोड़, सेब वाला हमला। हाँ, वो तो बहुत ही क्रूर था। पिता पास रखे फलों की टोकरी से सेब निकालकर ग्रेगर पर फेंकना शुरू कर देते हैं।
ग्रेगर भागने की कोशिश करता है पर पिता उसका पीछा करते हैं। ये सिर्फ उसे भगाना नहीं है, ये सजा है, उसे पूरी तरह से नकार देना है। और एक सेब। हाँ, एक सेब जोर से आकर ग्रेगर की पीठ में धंस जाता है। उसे भयानक दर्द होता है, वो हिल भी नहीं पाता। वो सेब वहीं फंसा रह जाता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। ये तो एक तरह का मतलब शारीरिक घाव तो था ही, पर एक प्रतीकात्मक घाव भी था, परिवार का दिया हुआ जख्म जो कभी भरेगा नहीं। बिल्कुल। तभी माँ भागकर आती हैं, अधोवस्त्र में ही, और पिता से लिपटकर ग्रेगर की जान बख्शने की विनती करती हैं। पिता रुक जाते हैं, लेकिन रिश्ता तो पूरी तरह टूट चुका है। इस घाव के बाद तो ग्रेगर की हालत और बिगड़ गई होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। वो सेब 1 महीने से ज्यादा उसकी पीठ में फंसा रहता है। उसकी चलने फिरने की ताकत बहुत कम हो जाती है। अब उसे मुआवजे के तौर पर सिर्फ इतना मिलता है कि शाम को लिविंग रूम का दरवाजा थोड़ा खोल दिया जाता है ताकि वो अंधेरे में छुपकर अपने परिवार को देख सके। हाँ, वो देखता है पिता को वर्दी में ही कुर्सी पर सो जाते हुए, माँ को देर रात तक घर के लिए कुछ सिलते हुए, बहन को स्टेनोग्राफी और फ्रेंच पढ़ते हुए ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। परिवार अपनी जिंदगी में लगा हुआ है, थका हुआ है, परेशान है। ग्रेगर की चिंता के लिए अब उनके पास वक्त नहीं है। देखभाल भी अब लगभग खत्म हो गई होगी। हाँ, पुरानी नौकरानी को निकाल दिया गया है क्योंकि वो ग्रेगर के बारे में बाहर बात कर सकती थी। एक नई बूढ़ी सफाई वाली औरत आती है। उससे ग्रेगर से कोई डर नहीं लगता। वो उसे क्या कहती है? वो उसे पुराना गोबर बीटल कहकर बुलाती है। कभी कभी झाड़ू से उसे छेड़ती है, डराती है। बहन अब खाना भी बस लापरवाही से कमरे में फेंक जाती है। कमरा गंदा रहने लगता है, धूल जमने लगती है। ग्रेगर ने अब लगभग खाना ही बंद कर दिया है। और फिर घर में 3 किराएदार भी आ जाते हैं। हाँ, पैसों के लिए ये बाहरी दुनिया का दखल है। उनके आने से ग्रेगर का कमरा एक तरह का स्टोर रूम बन जाता है। उसमें फालतू का सामान भर दिया जाता है। ग्रेगर अपनी ही जगह से बेदखल हो जाता है। उसका होना या न होना अब जैसे किसी के लिए मायने ही नहीं रखता। ये तो उसके अस्तित्व का पूरी तरह से मिट जाना है। बिल्कुल। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है, वो वायलिन वाला सीन। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक है। एक शाम किराएदार लिविंग रूम में खाना खा रहे हैं। दरवाजा खुला रह गया है। तभी रसोई से ग्रेटा के वायलिन बजाने की आवाज आती है। किराएदार पहले ध्यान नहीं देते, फिर उनका ध्यान जाता है। वो पिता से कहते हैं कि बहन को यहीं लिविंग रूम में आकर बजाने को कहें। और ग्रेटा बजाना शुरू करती है। हाँ, माता पिता भी ध्यान से सुन रहे हैं और वो संगीत वो ग्रेगर को खींचता है। वो अपने अंधेरे कमरे से बाहर रेंगने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं एक जानवर था कि संगीत मुझे इस तरह जकड़ सकता है? उसे शायद एक पल के लिए अपनी इंसानियत याद आती है। हाँ, उसे अपनी बहन से जुड़ने की एक तीव्र इच्छा होती है। वो सोचता है कि काश वो बहन को बता पाता कि उसे उसका संगीत कितना पसंद है। काश वो उसे अपने कमरे में ले जा पाता जहां कोई उसकी कला की इतनी बेकदरी ना करता। वो संगीत की कशिश में शायद पहली बार बिना डरे लिविंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन तभी बीच वाला किराएदार उसे देख लेता है। वो पिता को इशारा करता है, वायलिन बंद हो जाता है। माहौल एकदम बदल जाता है। किराएदार नाराज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि इस घर के अपमानजनक हालात को देखते हुए वो न सिर्फ तुरंत कमरा खाली कर रहे हैं, बल्कि पिछला किराया भी नहीं देंगे और शायद हर्जाने का मुकदमा भी करेंगे। ये परिवार के लिए आखिरी चोट साबित होती है। हाँ, पिता कुर्सी पर गिर जाते हैं। माँ की गोद से वायलिन गिर जाता है। और तभी ग्रेटर, बहन, जो अब तक सबसे ज्यादा देखभाल करती थी, वो मेज पर हाथ मारकर खड़ी हो जाती है। और वो क्या कहती है? वो कहती है, इस तरह अब और नहीं चल सकता। वो कहती है, हमें इस चीज से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। वो ग्रेगर को ये या राक्षस कहकर बुलाती है। वो उसे ग्रेगर नहीं मानती अब। नहीं, वो तर्क देती है कि अगर ये सचमुच ग्रेगर होता तो वो समझता कि इंसान ऐसे जानवर के साथ नहीं रह सकते और वो खुद चला जाता। वो कहती है कि हमें सताता है, इसने किराएदारों को भगा दिया, ये पूरा घर लेना चाहता है, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। ये तो फैसला सुना दिया उसने। हाँ, और पिता तुरंत सहमत होते हैं। माँ बेचारी चुपचाप खांसती रहती है। ग्रेगर ये सब सुन रहा है। बहन का तर्क साफ है, ये अब हमारा भाई नहीं, एक बोझ है, एक खतरा है। इसमें परिवार का अपना स्वार्थ भी है, डर भी है, पर अब कोई सहानुभूति नहीं बची। और ग्रेगर चुपचाप बड़ी मुश्किल से मुड़ता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। परिवार उसे देखता है, एक अजीब सी दुख भरी नजर से, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं। जैसे वो कमरे के अंदर पहुंचता है, अजीब सी शांति महसूस होती है। वो क्या सोचता है उस वक्त? वो अपने परिवार को याद करता है, बड़े गहरे स्नेह के साथ।
उसे लगता है कि उसका गायब हो जाना जरूरी है। उसका ये विचार उसकी बहन के छुटकारा पाने वाले विचार से भी ज्यादा मजबूत लगता है। ये शायद उसकी आखिरी मानवीय भावना थी कि वो अब और बोझ न बने। और फिर? भोर के करीब 3 बजे जब बाहर उजाला होना शुरू होता है, उसका सर नीचे गिरता है और उसकी आखिरी सांस निकल जाती है। तो वो मर जाता है अकेला अंधेरे में? हाँ, सुबह सफाई वाली आती है, उसे हिलता डुलता ना पाकर पहले झाड़ू से गुदगुदी करती है, फिर जोर से धक्का देती है। जब वो नहीं हिलता तो वो समझ जाती है। वो दरवाजा खोलकर चिल्लाती है, देखो जरा, ये तो टपक गया। टपक गया मतलब कितनी कितनी असंवेदनशील बात है। हिलाती है। पिता कहते हैं, अब हम भगवान का शुक्र अदा कर सकते हैं। तीनों क्रॉस का निशान बनाते हैं। कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। ग्रेगर उसके शरीर को देखकर कहती है, देखो तो कितना पतला हो गया था, जैसे किसी दूर की चीज को देख रही हो। कोई शोक नहीं है, सिर्फ राहत है। और फिर वो उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, जैसे किसी बड़े बोझ से छुटकारा मिल गया हो। सफाई वाली खिड़की खोल देती है, ताजी हवा आती है। मार्च का अंत था। किराएदारों को तुरंत घर से निकाल दिया जाता है। परिवार फैसला करता है कि आज वो काम पर नहीं जाएंगे, आराम करेंगे, कहीं टहलने चलेंगे। और ग्रेगर का शरीर? सफाई वाली बाद में बताती है कि उसने वो कचरा यानी ग्रेगर का शरीर ठिकाने लगा दिया है। पिता उसे भी शाम को नौकरी से निकालने का फैसला करते हैं। मतलब हर वो चीज जो ग्रेगर की याद दिला सकती थी, उसे मिटा दिया जा रहा है। कहानी का अंत तो फिर परिवार के भविष्य पर केंद्रित हो जाता है। फिर जाने वाली ट्रैम लेते हैं। अंदर गर्म धूप आ रही है। वे अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करते हैं। तीनों के पास अब नौकरियां हैं या अच्छे अवसर दिख रहे हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें ये बड़ा अपार्टमेंट छोड़कर कोई छोटा, सस्ता और बेहतर जगह पर घर ले लेना चाहिए। उनमें एक नई उम्मीद जग रही है। हाँ, और फिर अचानक माता पिता का ध्यान ग्रेटे पर जाता है। वो देखते हैं कि इन सब परेशानियों के बीच उनकी बेटी अब एक सुंदर और कामुक युवती बन गई है। अच्छा। हाँ, वे एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि उसके लिए एक अच्छा सा पति ढूंढा जाए। और जब उनकी यात्रा खत्म होती है तो ग्रेटे उठकर अपने युवा शरीर को फैलाती है, अंगड़ाई लेती है। ये दृश्य उनके नए सपनों और अच्छे इरादों की पुष्टि जैसा लगता है। तो मतलब ग्रेगर की इतनी दुखद कहानी का अंत परिवार के लिए एक नई आशा भरी शुरुआत बनता है। हाँ, यही विडंबना है। उसका अस्तित्व जो कभी उनके जीने का सहारा था, एक ऐसा बोझ बन गया जिससे छुटकारा पाते ही वे आगे बढ़ने लगते हैं। ये मार्मिक भी है और कहीं ना कहीं परेशान करने वाला भी। ये दिखाता है कि कैसे जरूरतें, हालात और शायद डर रिश्तों को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल्कुल, कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या ग्रेगर का वो कीड़े में बदलना सिर्फ एक अजीब शाब्दिक घटना थी या वो एक रूपक था? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो आधुनिक जीवन में इंसान के अलगाव का, अपने काम के बोझ तले पिसकर अपनी पहचान खो देने का, अपने ही परिवार में अजनबी बन जाने का रूपक था? उसका कीड़ा बन जाना शायद उसके अंदर जो अलगाव था, उसी का बाहरी रूप था। और अंत में परिवार की वो नई आशा, बेटी के भविष्य पर उनका ध्यान, ये ग्रेगर की उस अकेली उपेक्षित मौत के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। हाँ, और ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या जिंदगी ऐसी ही चलती है? क्या एक का अंत जरूरी होता है दूसरे की शुरुआत के लिए? और इस पूरी प्रक्रिया में क्या हम अपनी इंसानियत का, अपनी सहानुभूति का कोई जरूरी हिस्सा खो देते हैं जब हम उस चीज से मुंह मोड़ लेते हैं जो हमें बोझ लगती है, भले ही वो कभी हमारा अपना हिस्सा क्यों न रही हो? ये सवाल काफका हमारे लिए छोड़ जाते हैं। कहानी सिर्फ ग्रेगर की नहीं, शायद हमारे अंदर के किसी हिस्से की भी हो सकती है, जिसे समाज, परिवार या हम खुद कभी स्वीकार नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। इस गहरी और थोड़ी मुश्किल चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है काफका की इस असाधारण कहानी के इन पहलुओं पर हमारी बातचीत ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।